हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी देखेंगे महाकवि माघ के विषय में जानेंगे, इनका जीवन परिचय और इनसे बनने वाले जो है क्वेश्चन को देखेंगे, इनकी जो रचनाएं हैं जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो महाकवि माघ के विषय में देखेंगे। शिशुपाल वध नामक महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ हैं और इन्हें विद्वानों ने श्रेष्ठ महाकाव्य का प्रणेता माना है। माघ के पितामह सुप्रभदेव थे, जो राजा वर्मलात या श्री वर्मल के सर्वाधिकारी अर्थात दीवान थे और इनका व्यवहार देखा जाए तो पूर्णात्मा, अनाशक तथा सात्विक वृत्ति के पुरुष थे। सुप्रभदेव के पुत्र का नाम दत्तक था, जो अत्यंत उदार और वंशस्थ, क्षमाशील, कोमल स्वभाव के एवं धर्मपरायण थे। आगे इनके विषय में कुछ देखें तो इन्हें लोग जो है सर्वाश्रय भी कहते थे, क्योंकि सर्वाश्रय यानी कि जो सबकी सहायता के लिए तत्पर रहते थे, इसीलिए इन्हें सर्वाश्रय लोग कहते थे। और इन्हीं दत्तक पुत्र के कवि कौन है? माघ। तो माघ के पिता का क्या नाम है? दत्तक। इन्हीं दत्तक का पुत्र जो है माघ थे। ठीक है। और माघ सूर्य पूजक थे और माघ की मृत्यु पाद शोध रोग से हुई। आगे हम सभी देखेंगे इनके निवास स्थान के विषय में, कहाँ इनका जो है रहते थे। तो ये जो है माउंट आबू से 40 मील पूर्व जोधपुर प्रमंडल यानी कि राजस्थान में जो अवस्थित है, और यह नगर उस समय गुर्जर राज्य की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे श्रीमाल भीनमाल संस्कृत विद्या का महान केंद्र था, अनेक विद्याएं यहाँ पढ़ाई जाती थीं। वर्मलात नामक राजा इसी नगर में रहते थे और माघ के पितामह उनके प्रधानमंत्री थे। माघ का परिवार बहुत धनाढ्य था। जगत स्वामी सूर्य के मंदिर के ये लोग क्या थे? उपासक थे। माघ अनेक शास्त्रों में विद्वान थे और राजाश्रित होने के कारण अनेक शास्त्रों के अध्ययन की सुविधा इन्हें प्राप्त थी। ये क्लास आप के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रयोक्ता, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। माघ से एक प्रश्न परीक्षा में बनता ही बनता है। कोई भी प्रश्न यदि बनेगा तो आपको इसी नोट से हूबहू मिल जाएंगे। माघ का समय, माघ को 675 ईस्वी के अनंतर माना जाता है। अधिकतर विद्वान 700 ईस्वी के आसपास ही माघ को स्वीकार करते हैं। माघ का परिचय अगर हम देखें तो जो है ये 20 सर्गों का महाकाव्य है। माघ, महाकवि माघ की जो एकमात्र रचना है, जो है माघ की एकमात्र रचना है शिशुपाल वध, और वह कितने सर्गों में है? 20 सर्गों में। अगर इसमें पद्य की बात की जाए तो 1645 पद्य हैं। ठीक है। और आगे हम सभी अगर देखें जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इसमें 20 सर्ग है। 20 सर्ग में क्या कैसे है, एक स्टोरी की तरह हम लोग पढ़ लेते हैं। बाकी जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट दिखेगा मुझे कि यहाँ से प्रश्न बनता है, वो जो है हम सभी आपस में चर्चा कर लेंगे। देवर्षि नारद का द्वारका में आगमन ये प्रथम में होता है। श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार, नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्म तथा उनके अत्याचारों का वर्णन, शिशुपाल को मारने के लिए प्रेरित करना। ठीक है। अगले सर्ग की बात करें, श्री कृष्ण बलराम और उद्धव की मंत्रणा, बलराम का शिशुपाल पर आक्रमण का प्रस्ताव, किंतु उद्धव का नीतिपूर्ण प्रस्ताव की इस विषय में शीघ्रता न करके युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सेना सहित भाग ले। अगले सर्ग में है द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, नगरी, सेना और समुद्र का वर्णन है। रैवतक पर्वत का वर्णन 4 में है। पूछा जाता है, प्रश्न बनता है कि किस सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन है? तो 4 में। रैवतक पर सैन्य शिविर की स्थापना। 6 में देखेंगे ऋतुओं, 6 ऋतुओं का वर्णन। देखिए सर्ग 6 में 6 ऋतुओं का द्रुत विलंबित छंद में यमक का निवेश करते हुए वर्णन। आगे देखेंगे सर्ग 7 में वन विहार वर्णन। वन विहार वर्णन किस सर्ग में है? तो 7 में। 6 ऋतुओं का तो जो है सर्ग 6 में है। जल क्रीड़ा रात्रि विहार का वर्णन 8 में है। 9 में संध्या चंद्रोदय तथा श्रृंगार वर्णन 9 में है। 10 में पान गोष्ठी एवं रात्रि विहार का वर्णन है। कौन सा ऐसा सर्ग है जिसमें रात्रि विहार का वर्णन है? सर्ग 10 में है। प्रभात वर्णन 11 में है। 12 में श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान और यमुना नदी का वर्णन है। 13 में श्री कृष्ण और पांडवों का मिलना, नगर प्रवेश तथा दर्शक नारियों की चेष्टाओं का अश्वघोष तथा कालिदास से प्रतिस्पर्धा करते हुए का वर्णन है। ये दोबारा टाइप हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 14 में देखेंगे युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण की पूजा तथा भीष्म द्वारा उनकी स्तुति। सर्ग 15 में देखेंगे शिशुपाल का कोप और उनके पक्ष के राजाओं का युद्ध के लिए सन्नद्ध होना। ठीक है। अगला देखेंगे हम 16 पे देखेंगे सर्ग 16 में किसकी चर्चा हुई है? शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण के समक्ष उभयार्थक शब्दों का प्रयोग, सात्विकी का उत्तर, दूत का पुनः शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन करना। ये सर्ग 16 में है।
सर्ग 16 में है। 17 में श्री कृष्ण के पक्ष के राजाओं का कोप, सेना की प्रस्तुति तथा प्रस्थान। 18 में है सेना के घोर युद्ध का वर्णन। 19 में है चित्रालंकार से पूर्ण पद्यों के द्वारा व्यूह रचना एवं विचित्र युद्ध का वर्णन है। सर्ग 20 में श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध, दिव्यास्त्र तथा वाग युद्ध, शिशुपाल के शब्दों से कुपित कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र। माघ ये 20 में है। माघ की अन्य प्रशस्तियां हैं। माघे मेघे गतम वयः, कहने का मतलब है शिशुपाल महाकाव्य के अध्ययन में और मेघदूत का अध्ययन लेने में सारी आयु क्या हो जाती है, बीत जाती है। मेघदूत का आनंद। मेघदूत किसका है, तो मेघदूत किसका है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इस क्लास को पाने के लिए प्रियंका हिंदी एकेडमी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दें। अगला है माघे संति त्रयोगुणा। इसका मतलब है महाकवि माघ विषयक प्रशस्तियों में यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें एक साथ कालिदास, भारवी और दंडी यानी कि श्रीहर्ष या श्रीहर्ष के साथ माघ की महत्ता का निरूपण किया गया है। और एक श्लोक है जो हमेशा जो है प्रचलित रहा है, उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरव दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुणा, अर्थात महाकवि कालिदास की विशिष्टा उपमा के कारण है। तो माघ में तीनों गुणों का समन्वित प्रयोग जो है प्रमुख वैशिष्ट है। ठीक है। माघ की सामान्य उपमाओं में यह बहुत प्रसिद्ध कारण उन्हें घंटा माघ का विरुद्ध प्राप्त हुआ, यानी कि घंटा माघ की पदवी प्राप्त हुई। किसके, महाकवि माघ को। ये प्रश्न बनता है, परीक्षा में आता ही है। शिशुपाल वध की सूक्तियाँ, कुछ सूक्तियाँ मैंने इसमें रख ली है क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है सूक्तियों से भी प्रश्न, एक आध नंबर के बन जाते हैं, 1-2 नंबर के। ग्रहानुपैतुम प्रणयाद भीप्सोह वदन्ति न अपूर्ण कृताम मनीषा, यानी कि महात्मा लोग जो होते हैं ना अपूर्ण कृताम यानी कि अपूर्ण आत्माओं के घर में जो है प्रेम से आना नहीं चाहती हैं। ग्रहानु पैतुम यानी कि प्रेम से, घर में प्रेम से आना नहीं चाहती हैं। श्रेयसी केन तृप्ते यानी कि मंगलमय कार्य में कौन तृप्त हो सकता है। सदाभिमान एक धना ही मानिना, यानी कि मानी अर्थात मनस्वी लोगों का एकमात्र धन स्वाभिमान ही होता है। ज्ञात सारो अपि खलवेका संदिग्धे कार्य वस्तुनि, यानी कि सारभूत तथ्य को जानने पर भी अकेला व्यक्ति अपने कर्तव्य के निर्धारण में संशय युक्त रहता है। अगला देखेंगे महीर यसाह प्रकृत्याह मिति भाषिणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि बड़े लोग स्वभाव से ही कम बोलते हैं। क्रिया समभि हारेण विराध्यंतम क्षमेत का, यानी कि बार बार विरोध करने वाले को कोई नहीं सह सकता। अगला है सर्व स्वार्थ समीहते, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। ना अन्यस्य गंधम अपि मान भृतः सन्यते, यानी कि मनस्वी लोग दूसरे की गंध को भी नहीं सहते। शास्त्रम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शास्त्रम ही निश्चित धियाम क्वा न सिद्धिम एति, यानी कि निश्चित बुद्धि वाले व्यक्तियों का शास्त्र सर्वत्र सफल होता है। 10वां है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मंदो अपि नाम न महानवग्रह साध्या, यानी कि बलवान व्यक्ति मूर्ख भी क्यों ना हो उसे बलपूर्वक बस में नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो मोटा तगड़ा हो, मूर्ख हो, लेकिन उसे अगर सोचा जाए कि बलपूर्वक हम अपने बस में कर लें तो नहीं कर सकते हैं। समय एवं करोति बलाबलम, समय के प्रभाव से ही कोई बली या निर्बल होता है। अब यहाँ मैंने कुछ प्रश्न रख दिए हैं कि जिससे आपको आसानी हो जाए कि कैसे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। कवि माघ किस काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन है वैदिक काल, बी है उत्तर वैदिक, सी है गुप्त काल और डी है उत्तर गुप्त काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा उत्तर गुप्त काल। ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, माघ की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। माघ की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। कुमार संभवम, शिशुपाल वधम। देखिए कुमार संभवम और रघुवंशम रघुवंशम ये दोनों महाकाव्य है महाकवि कालिदास का। किरातार्जुनीयम भारवी की एकमात्र रचना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किरातार्जुनीयम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिशुपाल वध एकमात्र रचना किसकी है, महाकवि माघ की है, जिसमें 20 सर्ग है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, शिशुपाल वध में कुल कितने सर्ग हैं। तो शिशुपाल वध में कुल कितने सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है। माघ का संबंध किस स्थान से माना जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे समक्ष, काशी, उज्जैन, गुजरात और कश्मीर। तो गुजरात से मानी जाती है। कहाँ से, गुजरात से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। माघ के पिता का क्या नाम था। तो माघ के पिता का क्या नाम था, महाकवि माघ के पिता का नाम था दत्तक, है ना।
ये वाला गलत हो जाएगा, दत्तक। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिना पदलालित्यम के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? तो ये किसका नाम जोड़ा जाता है? कालिदास, माघ, दंडी और भास। तो माघ का नाम जोड़ा जाता है। किसका? महाकवि माघ का नाम जोड़ा जाता है। शिशुपाल वध का मुख्य विषय क्या है? शिशुपाल वध का मुख्य विषय क्या है? राम कथा, कृष्ण लीला, शिशुपाल वध, महाभारत युद्ध। तो शिशुपाल का वध है ना। कहा जाता है कि जो शिशुपाल थे वो श्री कृष्ण के बुआ के बेटे थे, है ना। और उन्होंने कहा था कि 100 अपराध जब इनके हो जाएंगे तो मैं इन्हें क्षमा कर दूंगा। जब उसके 100 अपराध कंप्लीट हो गए, है ना, तो उन्होंने, श्री कृष्ण ने उसके अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला क्या कर दिया? काट दिया। माघ किस भाषा के कवि थे? माघ किस भाषा के कवि थे? तो संस्कृत, इसमें नो डाउट, है ना। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। माघ की काव्य शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? सरलता, भावुकता, अलंकारिकता और गुणता, हास्य। तो जो माघ की काव्य शैली है वो अलंकारिक है और गुण है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 10। माघ की तुलना किस कवि से की जाती है? तो कालिदास से की जाती है। किससे की जाती है? कालिदास से की जाती है। आंसर भी दिख गया और हम लोगों ने पढ़ा भी था, तो इसलिए मैंने करेक्ट आंसर तुरंत बता दिया। ठीक है, तो इसी तरह से क्लास को पाने के लिए प्रियंका हिंदी एकेडमी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लें और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर लें। और 10 प्रश्न में से बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लग रही है। हम सभी पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और इसके बाद जब हम सभी क्वेश्चन लगाते हैं तो ये जो है हमें याद हो जाता है हमेशा के लिए, फिर भूलता नहीं है। इसी तरह से हम लोगों ने महाकवि माघ को देखा है, माघ के बाद पहले भास को देखा, कालिदास को देखा, कवि बाणभट्ट को देखा, भवभूति को देखा। इसी तरह से और भी जो रचनाकार बचे हुए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में, तो इनके लिए भी हम लोग जो है ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, है ना। और यदि आप किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कमेंट में अपने विचार को व्यक्त करेंगे तो उस पर क्लास अवश्य बनाई जाएगी। उससे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उसे इजी अवश्य किया जाएगा, है ना। सरल से सरल शब्दों में पढ़ाया जाएगा जिससे टॉपिक जो है याद हो जाए हम सभी को। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ, कंटेंट के साथ। और आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जो भी आपके पास अपने नोट्स हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट है वो लगाते रहिए। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।